इसको कर दिया tan 60, तो वहां से x और y में रिलेशन आ गया, तो फिर एरिया आ गया प्योरली एज अ फंक्शन ऑफ x। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, सिंपल। एक और क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, अच्छा फिर से एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है आपको, ओके। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD whose vertices A and B are lying on x-axis and C and D are lying on this parabola। अच्छा, तो ये पैराबोला कैसा बनेगा? ये जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पैराबोला मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस ना, इस तरह का कुछ तो पैराबोला बनेगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है कि ABCD आपको एक रेक्टेंगल फिट करना है, तो ये जो A और B है ना, वर्टिसेस A एंड D आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, तो दो वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है और दूसरे जो दो वर्टेक्स है वो पैराबोला के ऊपर है, तो A एंड B आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, C एंड D आर लाइंग ऑन पैराबोला। तो बेसिकली आपका जो रेक्टेंगल बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, दिस इज द रेक्टेंगल, है ना, अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह का एक मतलब रेक्टेंगल है ये, समझ रहे हो ना, डायग्राम से नहीं लग रहा है बट इट इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह का एक रेक्टेंगल बनेगा, अंडरस्टूड। और अच्छा बनाया जाए क्या, ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है थोड़ा, एक मिनट इसको सही कर देते हैं ना, ऐसा कुछ एक रेक्टेंगल बना लो आप, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये ABCD है। तो अब आपको ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, लार्जेस्ट एरिया मतलब लार्जेस्ट रेक्टेंगल, तो एरिया मैक्सिमाइज करना है, ओके। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालो और मैक्सिमाइज कर दो। यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बताओ कैसे करेंगे? तो अगेन इसमें कुछ कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट A है इसको अज्यूम कर लेते हैं t,0, ठीक है, और इसको अज्यूम कर लेते हैं -t,0। यस और नो? ये वाला जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस बेसिकली हमने मान ली t है, ये वाली डिस्टेंस, ओके। दिस डिस्टेंस इज t। अगर ये डिस्टेंस t है तो ये वाली डिस्टेंस भी t है ना, दिस इज ऑल्सो t। और ये वाला जो पॉइंट है इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट है और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम ही होगा ना। ये चमक रहा है कि नहीं? क्योंकि केवल y कोऑर्डिनेट ही तो चेंज होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। अगर x का वैल्यू t है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला। इफ दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला, x का वैल्यू t है तो y का वैल्यू आ जाएगा t² - 1। और सिमिलरली इसका x कोऑर्डिनेट आएगा -t, है ना, क्योंकि इसका -t है तो इसका भी -t ही आएगा, सेम ही आएगा x कोऑर्डिनेट, वर्टिकल लाइन है ये। और x का वैल्यू -t पुट कर दो, अगेन इट इज लाइंग ऑन द पैराबोला, तो ये भी आ जाएगा t² - 1, ठीक है। तो ये आ गया। सो व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ, बस ये बता दो, है ना, लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी 2t और ये डिस्टेंस आ जाएगी t² - 1। समझ गया ना, रेक्टेंगल का एरिया ही तो निकालना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है ये 2t, है ना, t और t, तो 2t। और ब्रेथ कितनी है? तो ब्रेथ मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है t² - 1। तो अल्टीमेटली ये आपका फंक्शन बन गया, ये t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो t³ - t। तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको मैक्सिमाइज कर दो, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² - 1 और इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला ही लेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता ना t का वैल्यू, क्योंकि यहां पे है ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर है। तो t का वैल्यू कितना आ गया? t का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो सिंस t का वैल्यू पॉजिटिव है तो 1/√3, और अगर 1/√3 आ गया तो फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही क्योंकि पूछा है। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा? जब आप t का वैल्यू 1/√3 ले लोगे तो वहां पे जो एरिया आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम एरिया। तो इसमें पुट कर दो आप
इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो एरिया ये आ जाएगा 2 इंटू टी, और टी का वैल्यू है 1/√3, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर 1/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज 2/√3 और ये 2/3 अल्टीमेटली मॉड होता है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, एरिया तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो मॉड यहाँ पे आप लगा लेना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 4/3√3 आ रहा है, यस और नो, 4/3√3, ऑप्शन डी इज द आंसर। ये चमक गया, कितने लोगों को चमक गया? 4/3√3 इज द फाइनल आंसर। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, आपको एक रेक्टेंगल फिट करना था बस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में, और मतलब कॉन्सेप्ट यही है। फिर से यहाँ पे भी हमने जो एरिया निकाला है वो निकाला एज अ फंक्शन ऑफ टी, है ना। सिंगल वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर लो, अगर सिंगल वेरिएबल में आपका आ गया ना, यहाँ पे एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि लेंथ को अज्यूम कर लो एल और ब्रेथ को अज्यूम कर लो बी, बट फिर 2 वेरिएबल हो जाते हैं, तो एल और बी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा, और वो रिलेशन कहाँ से आएगा? वो पैराबोला में सेटिस्फाई करा के ही आएगा, ठीक है। तो मतलब वहां से आपको निकालना पड़ेगा। यस, एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनली मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो वन शॉट है वो भी हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आई थिंक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बचा है, तो वो करेंगे, और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स पर देखो, दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है। पहले तो ये बोला है कि जो फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ, ओके, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये गिवन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और आपको कमेंट करना है एफ डबल डैश के बारे में, क्योंकि सारे ऑप्शन में वही है एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश इज नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 फॉर सम पॉइंट, एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट। तो सम पॉइंट, एवरी पॉइंट, या नॉट इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट, या फिर 0 पे 0, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, तो वो आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात ये देखो कि एफ ऑफ 0 जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो एफ डैश का वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में 0 हो रहा होगा ना। एफ डैश ऑफ c मान लो, दिस विल बी इक्वल टू 0, आप रोल्स थ्योरम लगा दो। रोल्स थ्योरम यही तो कहता है, मतलब बेसिकली अगर आप fx का ग्राफ भी बनाओगे तो यही है ना कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, 1 पे भी फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं एफ डैश को 0 होना ही पड़ेगा ना। 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं उसको 0 होना ही पड़ेगा। अरे चमका कि नहीं? तो एफ डैश ऑफ c मतलब बेसिकली समझ गया ना, एफ डैश ऑफ c, और ये c लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ये c कहां पे लाई करेगा? ये c लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, यस और नो। अब आप देखो एफ डैश ऑफ 0 आपको क्वेश्चन में गिवन है 0 है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 0, या बेसिकली आप इसको ना ऐसा डायग्राम बना लो, ऐसा डायग्राम बना लो ताकि उससे आपको चमक जाए। तो एफ एक्स का वैल्यू 0 कहां पे है? देखो इन दोनों का वैल्यू 0 है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स जो है उसका वैल्यू 0 कहां पे है? 0 पे है 0 और 1 पे है 0, यस और नो। एफ एक्स का वैल्यू 0 कहां पे? 0 पे 0 है और 1 पे 0 है, राइट। अच्छा, तो एफ डैश का वैल्यू 0 कहां पे होगा? एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, आप उसको अल्फा बोल दो, क्योंकि 0 पे और 1 पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो बीच में एटलीस्ट लाइक मिनिमम एक पॉइंट ऐसा डेफिनेटली आएगा। रोल्स थ्योरम यही कहता है कि मिनिमम एक पॉइंट आपको डेफिनेटली ऐसा मिलेगा 0 और 1 के बीच में, जहां पे एफ डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 0 पे भी 0 है एफ डैश का वैल्यू, तो एफ डैश का वैल्यू 0 पे भी 0 है और अल्फा पे भी 0 है। तो अगेन इन दोनों के बीच में रोल्स थ्योरम लगा दो, तो इन दोनों के बीच में रोल्स थ्योरम लगा दोगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू, अगेन इसके बीच में कुछ बीटा आ रहा होगा, तो बीटा पे एफ डबल डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। और बीटा जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा ना, क्योंकि अल्फा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अल्फा का वैल्यू मान लो 0.5 है फॉर एग्जांपल, तो बीटा का वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में, तो डेफिनेटली वो 0 और 1 के बीच में भी होगा ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? एफ डैश का वैल्यू एटलीस्ट लाइक एक पॉइंट आएगा, मिनिमम एक पॉइंट आएगा
जहां पे एफ डबल डैश 0 होगा, मिनिमम एटलीस्ट एक पॉइंट आएगा जहां पे एफ डबल डैश, तो ये आएगा ऑप्शन बी, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिटवीन 0 एंड 1। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा ही। फॉर सम एक्स बिटवीन 0 एंड 1 एफ डबल डैश विल बी इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज द आंसर। ये चमक गया ना? अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, एफ एक्स का वैल्यू 0 पे 0 है और 1 पे 0 है, ठीक है। इन दोनों पे फंक्शन का वैल्यू 0 0, तो बीच में ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोल दिया अल्फा। तो अल्फा पे एफ डैश का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो अल्फा पे एफ डैश का वैल्यू 0 होगा और 0 पे भी 0 है, मतलब बेसिकली एफ डैश ऑफ अल्फा कितना है, वो 0 है, और एफ डैश ऑफ 0 आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का वैल्यू 0 है। तो इन दोनों का वैल्यू बराबर है ना। अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, बीच में कोई एक वैल्यू आएगा, तो 0 और अल्फा के बीच में कोई बीटा आएगा, मिनिमम एक आएगा बीटा, जहां पे एफ डबल डैश 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ बीटा, एफ डबल डैश ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ऐसा डेफिनेटली आएगा, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चमक गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन LMVT इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू फील्ड। अच्छा, तो सी का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एफ डैश ऑफ सी ये फॉर्मूला होता है ना, और ये इंटरवल है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बस आपको सी का वैल्यू निकालना है, निकाल लो फटाफट। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके, तो सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 8, तो ये तो एफ डैश ऑफ x है। आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, आपको यहां पे फाइंड आउट करना है एफ डैश ऑफ सी। ये बेसिक फॉर्मूला है और ए और बी आपको गिवन है, तो 0 से 1 में LMVT लगाएंगे, 0 से 1 में LMVT लगा दिया तो ये आ गया उसका बेसिक डेफिनेशन है। ये एफ डैश ऑफ x है, अपने को चाहिए एफ डैश ऑफ सी, तो x की जगह c पुट कर दो, तो 3c स्क्वायर ओके माइनस 8c और प्लस 8 ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो यहां पे 1 पुट कर दो, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 4 प्लस 8 और प्लस 11, ये आएगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा 11, ठीक है, तो ये एफ ऑफ 0 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 तो कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अगर ये 5 आ गया तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 माइनस 5 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। तो बस यहां से c का वैल्यू निकालो फटाफट, है ना, यहां से c का वैल्यू निकालना, तो 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आएगा माइनस b, ओके, तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d, तो b स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करना जरा, ये कितना आएगा 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 विल बी हाउ मच, 64 माइनस 36 28, तो 2 रूट 7 आ रहेगा, और नीचे आपके पास है 2 इंटू 3, तो 2 को कैंसिल कर दो, तो 2 को कैंसिल कर दोगे तो 4 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, इनमें से कौन सा है ऑप्शन, ये माइनस वाला है, और माइनस वाला ही बेसिकली इस इंटरवल में लाई करेगा ना, 0 से 1 के बीच में लाई भी तो करना चाहिए, तो इसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा। ये दो वैल्यूज आ रही है ना बेसिकली, एक वैल्यू आपके पास आ रही है 4 माइनस रूट 7 बाई 3 और दूसरी वैल्यू आ रही है 4 प्लस रूट 7 बाई 3, तो ये वाला जो होगा ना वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा होगा, बट ये 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, है ना, इट विल बी आउटसाइड 0 एंड 1, क्योंकि रूट 7 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, रूट 7 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो 2 पॉइंट समथिंग प्लस 4, तो 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 और 1 में लाई नहीं करेगा ना, तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस वाला विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि बेसिकली हम यही बोलते हैं ना कि 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ रहा होगा
जहां पे एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू इसके बराबर हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सी की मल्टीपल वैल्यूज आती है, इसमें एक्चुअली एक ऑप्शन वो भी होना चाहिए था, इन्होंने ऑप्शन काफी चिंदी बनाए, एक ऑप्शन इनको देना चाहिए था ना, कायदे से अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो एक ऑप्शन ये देना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, क्योंकि फिर बच्चे सोचते हैं कि ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है, अब दोनों में से कौन सा टिक करे। आपको वही वाला टिक करना होता है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता हो। अगर 0 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो फिर एलएमबीटी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। एक सेकेंड ना, हाँ तो चमक गया ना, मतलब ओवरऑल कितने लोगों को चमक गया, ये चमक गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये भी क्वेश्चन बेस्ड है एलएमबीटी के ऊपर, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको जो इंटरवल इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 1 to 6, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बिंदास एलएमबीटी लगा सकते हो, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो 2 बार एलएमबीटी, इनफैक्ट आप एफ डैश के ऊपर भी एलएमबीटी लगा सकते हो क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और एफ ऑफ 2 गिवन है, एफ डैश ऑफ 2 गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो देखो यहां पे जो ऑप्शंस है ना उसमें कलाकारी है। अगर ऑप्शंस को आप देखोगे तो हर एक ऑप्शन के अंदर एफ ऑफ 5 है, एफ डैश ऑफ 5 है, एफ ऑफ 5 एफ डैश ऑफ 5, एफ डैश ऑफ 5 मतलब 5 की बात हो रही है। यहां पे जो पॉइंट x इक्वल टू 5 है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एफ ऑफ 5 हो या एफ डैश ऑफ 5 हो, बट हर जगह 5 ही 5 है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 पे आपको फंक्शन का वैल्यू पता है, एफ डैश का वैल्यू भी पता है। तो एक्चुअली आप यहाँ पे एलएमबीटी कौन से इंटरवल में लगाना चाहते हो। अगर आप 1 और 6 में लगाओगे तो वहां पे तो आएगा एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1। उसका कोई फायदा है क्या? एफ ऑफ 6 अपने को पता नहीं है, नहीं पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो एफ ऑफ 5 पूछा है, तो अपने को एफ ऑफ 5 पता करना है और एफ ऑफ 2 अपने को पता है। तो 5 पे मतलब बेसिकली 5 अननोन है और 2 पे गिवन है, तो हम इंटरवल अपना ले लेंगे 2 to 5। आप अपना जो इंटरवल है ना वो ये ले लो, इन दिस इंटरवल यूज एलएमबीटी, ठीक है। एलएमबीटी लगा दो आप इन 2 to 5। तो अगर 2 से 5 में एलएमबीटी लगाओगे तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 5। ओके, यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, ये आ जाएगा। और ये जो भी आपका एफ डैश है, एफ डैश ऑफ एक्स लिखो या एफ डैश ऑफ सी लिखो, कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एफ डैश ऑफ जो भी है आपका एक्स है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। ये क्या कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिटवीन 1 and 6, तो ये जो सी है उसका वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर ऑल एक्स बिटवीन 1 and 6 ये जो एफ डैश है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो एफ डैश आएगा ये डेफिनेटली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो बस यहां से एफ ऑफ 5 वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 8 है, नीचे आ गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली अपने पास एफ ऑफ 5 तो आ गया, अपने को एफ डैश ऑफ 5 भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में है, ठीक है, इधर भी है, बहुत सारे ऑप्शंस में ये है, और ये ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया, क्योंकि अपना जो एफ ऑफ 5 है वो 11 से ज्यादा है, तो 10 से कम तो नहीं है, 11 से ज्यादा है तो 10 से कम तो नहीं होगा ना, तो एक ऑप्शन तो गया, बाकी 3 ऑप्शन बच गए। तो अब आप एफ डैश, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन आप इंटरवल ले लो, यही वाला इंटरवल ले लो 2 से 5, लेकिन अब आप एलएमबीटी लगा दो एफ डैश एक्स के ऊपर, इसके ऊपर आप एलएमबीटी लगा दो। अगर इस फंक्शन के ऊपर एलएमबीटी लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डबल डैश, तो यहां पे आएगा एफ डबल डैश ऑफ सी, और यहां पे आएगा एफ डैश ऑफ 5 माइनस एफ डैश ऑफ 2, और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2, और इनफैक्ट इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, चाहे यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो, है ना, ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो डेफिनेटली फॉर ऑल x इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो एफ डैश ऑफ 5 माइनस इसका वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। तो 5 नीचे आ जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया, 17 आ गया,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 17 आ गया, तो ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन है f ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, दोनों को ऐड कर दो, तो f ऑफ 5 प्लस f डैश ऑफ 5 दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच 28। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 28 से बड़ा होगा, ये ऑप्शन बी इज द आंसर। अरे चमका कि नहीं, तो बस आपको LMVT लगाना था 2 बार, और कौन से इंटरवल पे लगाना था वो चमक रहा है, क्योंकि 2 पे सारी वैल्यूज गिवन है और 5 पे पूछा गया है। तो 1 से 6 में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली उसके एक सबसेट में है विच इज 2 to 5। तो 2 पे गिवन है, 5 पे निकल जाएगा वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो LMVT लगाओ एक बार fx के ऊपर 2 से 5 में, और एक बार LMVT लगाओ इसके ऊपर f डैश के ऊपर 2 से 5 में, तो 2 इक्वेशन और दोनों को ऐड कर दो। अरे चमक गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करो। इसमें अगेन मतलब आपको गिवन है कि fx इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो फिर से 2 बार डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन आया था fx इक्वल टू f0 और ये -101, ठीक है, वही सब गिवन है। और ये 2019 में आया था fx इक्वल टू f0 -101, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस ऑप्शंस को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 2019 का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, आप एग्जैक्टली क्वेश्चन देख लो। fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग क्रिटिकल पॉइंट एट -101, ये क्रिटिकल पॉइंट गिवन है, fx इक्वल टू f0 करके कैलकुलेट करना है। इधर भी वही है ना, लोकल एक्सट्रीम, इसमें क्रिटिकल पॉइंट की जगह एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख दिया, एक ही बात है, -101 और fx इक्वल टू f0। तो पूरा का पूरा वही का वही क्वेश्चन 2019 का 2020 में आ गया। तो एक आधा क्वेश्चन 21 वाला 22 में भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कैसे करेंगे लेकिन, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया ना f डैश लिखा करो, तो f डैश के फैक्टर्स आ गए ना, ये तीनों फैक्टर्स आ गए, तो एक आएगा x+1, एक आएगा x और एक आएगा x-1। ये कितने लोगों को चमक गया, दिस इज f डैश, क्योंकि आपके क्रिटिकल पॉइंट तभी तो आएंगे। f डैश इक्वल टू 0 कब होगा, f डैश इक्वल टू 0 होगा -1 पे, 0 पे और 1 पे, तो ये आपका f डैश है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो k इंटू एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x² -1, ठीक है। नहीं तो फिर तुम पूछोगे सर सेकंड स्टेप कैसे आया, तो मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो k इंटू x³ -x ये आ गया, ये हमारा f डैश है। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट, तो fx आ जाएगा, fx कितना आएगा, x की पावर 4/4 x² 2 और प्लस c, ठीक है, ये अपना fx आ गया। अब देखो fx आ गया, एक बार fx आ गया तो आपको निकालना है fx इक्वल टू f0। तो ये वाला जो सेट है, सेट में बेसिकली x की वैल्यूज आपको डालनी है सच दैट fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, चलो कैसे करेंगे, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो fx कितना है, fx हमारा ये है ना, x की पावर 4/4 x² 2 और प्लस c, ये आपका fx है। और f ऑफ 0 कितना आएगा, अगर आप यहां से निकालोगे f ऑफ 0, तो ये पूरा ये 0 तो c आ जाएगा बस। f ऑफ 0 का वैल्यू है c, तो ये c से c कैंसिल हो गया, और तो बेसिकली k इंटू एक्स की पावर 4/4 x² 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन ले लो x², k इंटू x² कॉमन ले लो, तो x² 2 और बाई 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये आ रहा है एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, बेसिकली आप यहां पे कोई भी वैल्यू मिस मत कर देना, ऐसा नहीं कि कैंसिल कर दिया, x इक्वल टू 0 भी तो एक वैल्यू आएगी ना, तो टोटल हाउ मेनी वैल्यूज विल बी देयर, यहां से एक आएगा x इक्वल टू 0 और यहां से आ जाएगा x² इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू ±√2। तो x की 3 वैल्यू आएगी बेसिकली। तो ये जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये सेट में 3 एलिमेंट आएंगे ना, एक -√2, एक 0 और एक +√2। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आएंगे। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो जितने भी एलिमेंट है उनको स्क्वायर करके ऐड करना है।
ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उनको स्क्वायर करके ऐड करना, तो ये पूछा है, तो ये कितना 4 आ जाएगा, 2 + 2 4। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन है सम का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। और ये जो 2019 वाला क्वेश्चन था उसमें बस ये पूछा था कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, ये एलिमेंट्स है ना, तो 2 इररेशनल और 1 रैशनल है ना, ये इररेशनल, ये रैशनल, ये इररेशनल। तो इसका आंसर बेसिकली ये था कि 2 इररेशनल और 1 रैशनल नंबर आएगा। इसमें भी आएगा तो वही -√2 आएगा, 0 आएगा, √2 आएगा, सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि टाइम की कमी थी ना। इतने सारे क्वेश्चन कैसे बनाता है, समझ में भी आता है, एक आधा क्वेश्चन चलता है मतलब। फाइन, चलो अभी ब्रेक ले लेते हैं ठीक है, तो फाइनली यहां से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अभी काफी कुछ बचा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, रोज थ्योरम, LMVT और मैक्सिमम रेंज आपको गिवन है। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो A³ होता है ना, तो वो आपको निकालना है, तो ये गिवन है, ये निकालना है। ठीक है, तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 12 × A × dA/dt, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3.6, मतलब 36/10 कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो बेसिकली यहां से dA/dt कितना आ गया, यहां से dA/dt आ जाएगा 3/10A, ये आ जाएगा। ठीक है, dA/dt आ गया, तो यहां पे यूज कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3A² × dA/dt, और dA/dt का वैल्यू पुट कर दो, तो 3A² और dA/dt का वैल्यू है 3/10A। ठीक है, और A का वैल्यू अपने को क्या पुट करना है, लेंथ ऑफ द साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पुट कर दो, है ना। जब लेंथ ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर है तब अपने को ये निकालना है, तो बेसिकली अगर आप 10 सेंटीमीटर पुट करोगे तो ये 100 और नीचे भी 100 ना, कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, 9 आ जाएगा, है ना। A का वैल्यू पुट कर देना 10, तो A का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो आपका जो फाइनल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। कैलकुलेशन है बस, यस और नो, काफी चिंदी है ये, है ना। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये JEE मेन में आया था, बताओ, है ना, है भी कुछ भी नहीं है मतलब, इसको ट्राई करो। चलो, एक स्पेरिकल बॉल है, इसमें बेसिकली ये कि एक स्पेरिकल बॉल है, ये जो स्पेरिकल बॉल है उसके अराउंड एक मतलब बेसिकली एक लेयर ऑफ आइस बन गई है, बर्फ जम गई है बेसिकली। आजकल वैसे ही ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या हुआ, स्पेरिकल बॉल है अंदर वाला, और बाहर जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली है आइस, ये बर्फ जम गई है उसके अराउंड बर्फ जम गई है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बोला है, स्पेरिकल आयरन बॉल है, 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। अच्छा, तो ये वाला जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है, उसके अलावा कुछ बोला है क्या, है ना, इट इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अच्छा, तो ये जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, और ये जो थिकनेस है उसको कुछ मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। ठीक है, ये जो थिकनेस है उसको मैंने अज्यूम कर लिया y, और ये जो आइस है वो मेल्ट हो रही है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, तो ये जो बाहर वाली आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो y का वैल्यू वो कम होता जाएगा ना, क्योंकि बर्फ पिघलती जाएगी, जैसे जैसे पिघलेगी वैसे वैसे y का वैल्यू कम होगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3, स्पीयर है ना, तो स्पीयर है तो 4/3 पाई r³, और टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस हो जाएगा 10 + y का होल क्यूब, यही तो होगा, है ना, दिस एंड दिस इज गिवन। ये कितना गिवन है, 50। अरे तो चमका कि नहीं, कितने लोगों को चमक गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको गिवन है, निकालना क्या है, निकालना है रेट एट विच, है ना, रेट एट विच द थिकनेस ऑफ द आइस इज डिक्रीजिंग, तो आपको निकालना है dy/dt। ये जो थिकनेस है ना उसका रेट निकालना है, थिकनेस हमने अज्यूम किया y, तो dy/dt निकालो, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करो और dy/dt निकालो, सिंपल। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 × 10 + y का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय dy/dt, है ना, फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 50। तो बस अब यहां से आप कैलकुलेशन करो, ये कैंसिल हो जाएगा, और y का वैल्यू आपको गिवन है, y का वैल्यू 5 है, मतलब बेसिकली आपको ये रेट तब निकालना है व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पुट कर दो y का वैल्यू। जब थिकनेस 5 सेंटीमीटर है तब किस रेट से ये थिकनेस डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको अल्टीमेटली पुट करना है 5।
तो ये आ जाएगा 4 पाई और 10 + 5 तो 15 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू पुट करता है ना 5 इंटू dy/dt। अब यहां से आप कैलकुलेशन करो, यहां से dy/dt कितना आ रहा है तो निकालना जरा। dy/dt आ जाएगा 50 और 4 पाई 15 इंटू 15। ठीक है, तो कैंसिल करो, 5 इंटू 10, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 और 2 इंटू 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 9 और 2 18 आ गया। 1/18 पाई आ रहा है, क्या कहते हो 1/18 पाई आ रहा है। ऑप्शन डी इज द आंसर। अरे चमका कि नहीं, कैंसिलेशन तो खुद से कर लेना, बट अल्टीमेटली आपको dy/dt निकालना। तो ये वाले क्वेश्चन भी मतलब काफी आसान है। समझ में आ गया? समझ गए? कितने लोग समझ गए? अब अगले टॉपिक पे आते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है ना। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे आपने पढ़ा था वैसा ही फॉर्मूला है, सिंपल सा। अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल याद है तो फर्स्ट प्रिंसिपल का बेसिक डेफिनेशन क्या था, ये था ना, है ना, f' a दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, है ना, h इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पे आता है f(a + h माइनस f(a) डिवाइडेड बाई h। ये फॉर्मूला सबको याद है क्या? दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये जो h है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h इंटू f'(a). ठीक है, यहाँ पे मान के चल रहे कि h इज टेंडिंग टू 0, h इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तो वो मान के चल रहे, बार बार ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी चलेगा, है ना। आप अपने दिमाग में रखो कि h इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, h का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा f(a + h माइनस f(a). अब इसको इधर भेज दो, है ना, इसको इधर भेज दोगे तो बेसिकली यहां से आपके पास f(a + h का फॉर्मूला बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा f(a + h इंटू f'(a). बस ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना, इसको यूज करके हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल जेई में नहीं आ रहे, इसके क्वेश्चंस काफी कम आ रहे, बट फिर भी एक आधा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। पहले आप इसको नोट कर लो, है ना, पहले आप इसको लिख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आप क्या करोगे, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इंस्टेड क्या करो, फर्स्ट प्रिंसिपल तो याद ही होता है सबको, जो भी आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको यूज करो अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब कैसे यूज करना है देखो, इसको कैसे यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि √101 का वैल्यू निकालो, ओके, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 101। तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1। अब ये जो 1 है वो काफी छोटा है ना 100 के रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में 1 काफी छोटा है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसमें आप एक फंक्शन ले लो, और फंक्शन हम क्या अज्यूम करेंगे, यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि फंक्शन अपने को अज्यूम करना पड़ेगा √x, क्योंकि √101 है ना। तो सिंस यहाँ पे √101 आपको निकालना है, आप यहाँ पे फंक्शन अज्यूम कर लो √x। और अगर ये फंक्शन अज्यूम कर लिया तो इसमें आप a का वैल्यू ले लो, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ h। सिंपल, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 100 और h का वैल्यू कितना है 1, और यही वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख देते हैं, f(a + h इक्वल टू f(a) और h इंटू f'(a). ठीक है, इसमें a का वैल्यू पुट कर दो, ये a का वैल्यू कितना, तो यहां पे लिख देते हैं a का वैल्यू आपको पुट करना है 100 और h का वैल्यू पुट करना है 1। तो बस आप फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को डालो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को डालो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को डालो, आ गया आंसर, है ना। तो फॉर्मूला लिख के वैल्यूज को पुट कर दोगे तो ये बन गया f(101), यहां पे बन जाएगा f(100) और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 1 है, और f'(100) आ जाएगा। अब इन सब का वैल्यू पुट कर दो। हमारा fx क्या है, हमारा जो fx है वो है √x, तो f'(x) क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 √x। आप मुझे बताओ कि f(100) कितना आ जाएगा, f(100) वो आ जाएगा √100, तो वो आ जाएगा 10। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा f'(100) का, f'(100) का वैल्यू आ जाएगा 1/2 √100 ना, ये आ जाएगा, मतलब बेसिकली आ जाएगा 1/20, और 1/20 मतलब 0.05 आ जाएगा। यस और नो, ये चमका कि नहीं,
मतलब दोनों में 100 पुट कर दिया ना, तो इसका वैल्यू आ गया और इसका वैल्यू भी आ गया, इन दोनों का वैल्यू आ गया। अगर दोनों का वैल्यू आ गया तो सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आ गया 10 और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1 × 0.05। अल्टीमेटली ये कितना आ गया, ये आ गया 10.05, ठीक है, ये आ गया 10.05। और ये f ऑफ 101 क्या होगा, इसमें आप पुट कर दो ना f ऑफ 101, तो ये होगा रूट ऑफ 101। तो बस यही तो है, रूट ऑफ 101 का वैल्यू आ गया। अरे चमका कि नहीं, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। चमका, तो फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को पुट करो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को पुट करो। अच्छा, अगर रूट ऑफ 99 पूछा होता तो, अगर कोई आपसे पूछेगा रूट ऑफ 99, ऐसा रूट ऑफ 100 नहीं, तो इसमें आप कर दो 100 और प्लस -1, ठीक है। तो उसमें फिर h का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा -1, तो a का वैल्यू 100 है और h का वैल्यू -1 है, ठीक है, ऐसा। अरे चमक गया ना। तो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर से अगर कम है तो -1 ले लो, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अगर -1 आएगा तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 10 - 0.05, वो 9.95 आ जाएगा वो। अरे चमक गया ना, तो वो 10 से कम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसमें 10 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो वो सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको बस h का वैल्यू नेगेटिव पुट कर देना है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वो डिपेंड करता है कि बेसिकली आपका वैल्यू क्या पूछा है, ठीक है ना। चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो बस फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, अदरवाइज आंसर्स गलत आएंगे, ठीक है। और इस वाले टॉपिक में मतलब जेई मेन में एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, जेई एडवांस में भी एज सच कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी एक कर्व आपको गिवन है, देखो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। तो ये वाला आपका कर्व है y = fx, ठीक है। कोई भी एक कर्व, दुनिया का कोई भी एक कर्व आपको गिवन है, वो कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनी वन कर्व इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, और एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। लेट्स से ये पॉइंट आपको गिवन है कुछ भी a, b, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज गिवन एंड कर्व इज गिवन। फिर वो आपसे पूछेंगे राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो बेसिकली इस पॉइंट पे कर्व को टच करे, और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बताओ कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है ऑलरेडी, और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए भी आपको पॉइंट तो ऑलरेडी पता है। एक पॉइंट अपने को ऑलरेडी पता है, तो बस अपने को स्लोप चाहिए कुछ भी करके। अगर स्लोप आ गया तो इक्वेशन भी आ जाएगी दोनों की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज dy/dx एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट को पुट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पॉइंट को पुट नहीं करते, भूल जाते हैं। उनको लगता है dy/dx इज द स्लोप, dy/dx इज नॉट द स्लोप, dy/dx एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट को पुट करो, जो भी आपका पॉइंट है। लेट्स से पॉइंट आपका 1, 2 है, तो आप पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट को पुट करो, देन यू विल गेट द स्लोप। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx एट दैट पॉइंट। बस आपको इतना ध्यान दे एक बार, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ओके इज इंक्रीजिंग एट द रेट। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। इसका जो रेट है इसका जो रेट है दैट इज गिवन 3.6। अब आप इसको सिंप्लीफाई, अच्छा, और निकालना क्या है, निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, है ना। आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया जो है उसका रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है ना, तो वो आपको निकालना है। तो ये गिवन है, ये निकालना है, ठीक है। तो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 12 × a × da/dt, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3.6, मतलब 36/10 कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां से da/dt कितना आ गया, यहां से da/dt आ जाएगा 3/10a, ये आ जाएगा, ठीक है। da/dt आ गया तो यहां पे यूज कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3a² × da/dt, और da/dt का वैल्यू पुट कर दो, तो 3a² और da/dt का वैल्यू है 3/10a, ठीक है। और a का वैल्यू अपने को क्या पुट करना है, लेंथ ऑफ द साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर,
तो 10 सेंटीमीटर पुट कर दो, है ना। जब लेंथ ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर है तब अपने को ये निकालना है। तो बेसिकली अगर आप 10 सेंटीमीटर पुट करोगे तो ये 100 और नीचे भी 100 ना, कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, 9 आ जाएगा, है ना। ए का वैल्यू पुट करते हैं ना 10, तो ए का वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो आपका जो फाइनल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। कैलकुलेशन है बस, यस और नो। काफी चिंदी है ये, है ना। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये जेई मेन में आया था, बताओ, है ना। है भी कुछ भी नहीं है, मतलब इसको ट्राई करो। चलो, एक स्पेरिकल बॉल है, इसमें बेसिकली ये कि एक स्पेरिकल बॉल है, ये जो स्पेरिकल बॉल है उसके अराउंड एक मतलब बेसिकली एक लेयर ऑफ आइस बन गई है, बर्फ जम गई है बेसिकली। आजकल वैसे ही ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में क्या हुआ, स्पेरिकल बॉल है अंदर वाला, और बाहर जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली है आइस, ये बर्फ जम गई है उसके अराउंड बर्फ जम गई है, ठीक है। तो आपको क्या क्या बोला है, स्पेरिकल आयरन बॉल है, 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। अच्छा, तो ये वाला जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर है। उसके अलावा कुछ बोला है क्या, है ना। इट इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अच्छा, तो ये जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, और ये जो थिकनेस है उसको कुछ